हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा। बच्चों, जब तक आपका एग्जाम है बस आप इसी अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी से और फॉर्मूले याद कर लीजिए। रियली यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो यार। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर ये सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में नंबर अच्छे ला सकें बच्चा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम को जाहिर ना करते हुए। तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो हो गए थे आपके 6 का नहीं, 5वां जो खंड था वो पूरी तरह खत्म हो गया था। आज 6वां चलेगा आपका। ठीक है, देखिए 6वें में क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या है देखिए 6वें का 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी कभी 2 अंकों की संख्या का सवाल आए तो आपको सबसे पहले कुछ लाइनें हैं जो लिखनी होती हैं आपको बना बनाकर, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का होता है, तो हमें वो संख्याएं माननी पड़ती हैं बच्चा। ठीक है, 6 का प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और माना दहाई का अंक बराबर y। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी, तो मूल जो संख्या है, मूल संख्या जो बनेगी इनसे 2 अंकों की वो होगी 10y प्लस x। क्योंकि दहाई का अंक है तो 10 से गुणा होगा, इकाई का अंक है 1 से गुणा करेंगे, x में x ही आएगा और जोड़ दो। ठीक है, अब पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी, अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए, दहाई और इकाई के अंकों को आपस में अदला बदली कर दी जाए, तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो x आ जाएगा y की जगह, y x की जगह, तो ये हो जाएगी 10x प्लस y। पलटने पे नई संख्या ये आएगी। अब प्रश्न पढ़िए, ये चीजें आपको लिखनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब पढ़िए, अब क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये प्रश्नानुसार कुछ शर्त हैं। फर्स्ट शर्त इसमें क्या है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना या 3 गुना है, कह सकते हैं आप। ठीक है, तो भैया दोनों अंकों को लिख लो। एक तो बात हो रही है दहाई के अंक की, एक हो रही है इकाई के अंक की। सॉरी, तो लिख लीजिए। तो देखिए ये हो गया x और ये हो गया y। x क्या है, इकाई का अंक, y क्या है, दहाई का अंक। ध्यान से पढ़िए क्या कहा है, जो दहाई का अंक है यानी y, इकाई के अंक का यानी x का, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। भाई दहाई का अंक 3 गुना है, दहाई का अंक 3 गुना है इकाई के अंक से, ये 3 गुना है। कि कौन 3 गुना है, ये देखो ध्यान से पढ़ लो। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। कौन, दहाई का अंक, दहाई का अंक 3 गुना है इकाई के अंक से, तो ये 3 गुना है, तो आपको 3 गुना करना है ये, क्योंकि ये तो 3 गुना है ही, प्रश्न में कहा है हमें करने दोनों बराबर, तो ये तो 3 गुना है, 3 गुना इससे भी कर दो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, यहाँ बराबर करना होता है। तो प्रश्न में जो 3 गुना कहा है उसको दोबारा 3 गुना ना करते हुए दूसरे वाले को 3 गुना कर देते हैं। ऐसा करने पे दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त पढ़िए। सेकंड शर्त में क्या कहा है आपसे, सेकंड शर्त में कहा है कि यदि संख्या में से 54 घटा दें, संख्या में से 54 घटा दें, कौन सी संख्या में से, जो पुरानी वाली थी ना मूल वाली, उसमें से 54 घटा दो, तो संख्या क्या है भैया, 10y प्लस x थी पुरानी वाली, इसमें से 54 घटा दो। तो जैसे ही इस संख्या में से, पुरानी वाली में से हम 54 घटाएंगे तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो अंक पलटने पर कौन सी संख्या बन जाएगी, ये वाली, तो बराबर हो जाएगी 10x प्लस y।
इस संख्या में से अगर मैं 54 घटा दूंगा तो ये पूरी संख्या सॉल्व होके 10x प्लस वाई बन जाती है, यानी अंक पलट जाते हैं। तो पलट जाएंगे तो कौन सी संख्या आती है? 10x प्लस वाई। ये प्रश्न में कहा है, ठीक है। शर्त थी ये सेकंड। तो अब ये बोल रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए पुरानी वाली, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो देखो क्या करेंगे, ये 10y तो है ही, 10x को इधर बुला लो और y को भी इधर बुला लो। तो y इधर आएगा तो माइनस के y, ये प्लस x है, 10x आएगा तो माइनस 10x, और माइनस 54 है ही इधर पहले से ही, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 10y में से 1y गया 9y, 10x में से 1x गया माइनस के 9x और माइनस के 54 बराबर 0। सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके 0 में भेज दो, 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x और 9 छिक्के 54 बराबर 0। तो 9 चला गया 0 में, तो फाइनली क्या बचा? y माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से हमें y की वैल्यू कितनी पता है? 3x, तो y की जगह 3x लगा दो, 3x और ये माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। 3x में से 1x गया 2x, 6 को ले जाओ राइट में, प्लस 6 2 तिया 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसे समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 में x की जगह 3 लगा दो यहाँ पे, तो 3 और गुणा 3 बराबर में y, तो 9 बराबर y, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब आपसे संख्या पूछिए पुरानी वाली, मूल संख्या। अगर मूल संख्या पूछे तो आप x और y के मान मूल संख्या में लगा दो, अगर नई संख्या पूछे तो x और y के मान नई संख्या में लगा दो, ठीक है। तो मूल पूछी है तो मूल संख्या थी 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 9, और प्लस x, x की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 10 नियम 90 प्लस 3 बराबर 93 हो गई वो संख्या। कौन सी? जो पुरानी वाली संख्या थी। और नहीं पूछता तो इनको आप पलट भी सकते हैं, 3 को आगे ले लो, 9 के पीछे भेज दो, 39 हो जाएगी, ठीक है। या यहाँ लगा देना तब भी 39 ही आंसर आएगा। तो कुल मिला के ये कंडीशंस को ध्यान से पढ़ के यहाँ से y का मान निकाल लिया, तो दूसरी शर्त को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करके और y का मान लगा के x का मान निकाल लिया, फिर x का मान वापस यहाँ रख के y का मान निकाल लिया, दोनों मान आ गए, संख्या में लगा दिया, आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि दहाई का अंक यानी ये इकाई के अंक का यानी इसका ये 3 गुना है, तो 3 गुना आप इसे करेंगे तभी तो बराबर होंगे, और y का मान मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे मूल संख्या में से 54 घटा दें तो जो नई संख्या है उसके अंक पलट जाते हैं। मूल संख्या में 54 घटा दें तो इसके अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलटेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? ये बनेगी। दोनों को बराबर रखे, यहाँ से x y में समीकरण निकाल लो, y का मान लगा के x का मान लगा के y का, दोनों मान लगा दो, आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस यही 2 जगह इसमें था थोड़ा सा, बाकी इतना खास नहीं है। कैलकुलेशन है, 4 नंबर का सवाल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया पूरे में से पूरे नंबर लाने का चांस है आपके पास, बस कब? जब आप इस सैंपल पेपर को, जितनी भी जब तक पेपर है मैं कराऊंगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कुछ भी नया नहीं आएगा, ठीक है। बाकी में जिन लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इन सैंपल पेपर के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एकदम इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जी कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, भैया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही पेपर आता है। आपके पास पिछला साल का कोई पेपर पढ़ा हो, आप इनसे मिला के देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि आपको करने आने चाहिए, ठीक है। तो इस समय इधर उधर भटकने का समय नहीं है, जितना मिल रहा है इंपॉर्टेंट यही है, इसको प्रैक्टिस करके ठोस करने का समय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का खा। इसमें देखिए क्या कहा है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन इतना है, भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई बताइए। अच्छा, ये वृत्ताकार कमरा बोल रहा है, वृत्ताकार कमरा कैसे हो जाएगा? बेलनाकार कमरा बोलना चाहिए था भाई। वृत्ताकार कमरा, वृत्त जो होता है वो तो 2D होता है, 2D कमरा कैसे हो सकता है? कमरा तो 3D ही होगा ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, जबकि वृत्त में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों चीजें नहीं होती हैं। तो एक्चुअली से वृत्ताकार ना कह के बेलनाकार बोलना चाहिए था, जो ज्यादा सुंदर वर्ड हो जाता, बेलनाकार ज्यादा अच्छा लगता ज्यादा ना। तो कुछ ये कहना चाह रहा है ना, इस तरीके से कहना चाह रहा है कि इस तरीके से एक वृत्ताकार कमरा है, ये इस तरीके से वृत्ताकार कमरा है, तो ये तो फाइनली बेलनाकार हो गया ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से कमरा है,
इसके ऊपर अर्धगोलाकार एक गुंबद है, तो अर्धगोलाकार गुंबद लगा दिया हमने साहब, ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं इसका कुल भीतरी आयतन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? भीतरी आयतन। कमरे का आयतन, भीतरी आयतन बोल सकते हैं 48,510 मीटर क्यूब, ठीक है। भीतरी व्यास इसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। जो इसका ये व्यास है ना, ये जो व्यास है ये इसकी हाइट के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो व्यास है वो 2x है। कितना है? 2x। तो इसकी हाइट मान लेते हैं हम टोटल h है, कितनी? h। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें दिया है वो क्या दिया है, यहां लिखेंगे माना भीतरी व्यास बराबर 2x ना कह के 2r कहिए आप इसको, 2r कहो, 2r। तो माना भीतरी व्यास बराबर 2r और महत्तम ऊंचाई बराबर मान लो h। अब प्रश्न में क्या दिया है? ये हमें दिया है कि जो भीतरी व्यास है 2r वो महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी 2r बराबर है h के, ये हमें दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? कमरे की ऊंचाई यानी क्या पूछा है? हाइट पूछी है, h पूछी है हमसे, ठीक है। चलो तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसका आयतन दिया है टोटल कमरे का। तो टोटल कमरे का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन का आयतन पता होना चाहिए और इस अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। यानी इस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई मिल जाए मुझे और अर्धगोले की त्रिज्या मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर हम लिखेंगे कमरे की त्रिज्या। तो जब व्यास कितना है 2r तो त्रिज्या हो जाएगी r, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या r है और ऊंचाई हाईएस्ट h है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, इस अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो आपको पढ़ा होगा आपने, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है ना उतनी उसकी हाइट होती है, इतनी उसकी ऊंचाई होती है। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, त्रिज्या क्या हो जाएगी? r। तो इसकी हाइट भी हो जाएगी r। सिर्फ मुझे इस वाले भाग की ऊंचाई चाहिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहिए, ये वाली। तो टोटल हाइट है h, में से r घटा दो तो ये मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेलनाकार भाग, जिसे हम वृत्ताकार भी बोल सकते हैं। वैसे ही थोड़ा शब्द अच्छा नहीं होगा वृत्ताकार, बेलनाकार बोलते तो ज्यादा सुंदर लगता है। वृत्ताकार भाग की ऊंचाई बराबर टोटल हाइट h में से घटा दो r, h माइनस r हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे आयतन का। तो यहां लिखेंगे कमरे का आयतन हमें क्या दे रखा है? एक हम भी निकालते हैं, एक हमें दे रखा है। कमरे का जो आयतन होगा वो होगा वृत्ताकार, जिसे हम बेलनाकार भी बोल सकते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है भैया। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। h और h क्या लगेगी इसके लिए? h लगेगी ये वाली, सिर्फ ये, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप लिख सकते थे, माने में माना ना, माना बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मान लो, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई कैपिटल H बराबर इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैपिटल H लगाइए आप, ठीक है। और अर्धगोले का क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब आयतन होता है। तो पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। और r दोनों की सेम है तो r स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या भाई? बचेगा यहाँ पे h और प्लस यहाँ 2/3 पाई गया, r क्यूब गया, एक r बचा। अब h की वैल्यू कितनी है भाई? कैपिटल H की वैल्यू लगाओ, पाई r स्क्वायर, कैपिटल H की जो वैल्यू है वो ये वाली है,
स्मॉल h माइनस r और प्लस 2/3 r, इतना हो गया इसका टोटल आयतन। और इसका एक आयतन हमें दे भी रखा है, कितना है 48,510, दोनों को ले लो बराबर, ठीक है। तो यहीं पे रख लेते हैं पाई r स्क्वायर h माइनस r प्लस 2/3, यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 2/3 r, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के 3r प्लस 2r अपॉन 3 और बराबर 48,510। सॉल्व कर लीजिए भाई साहब इसको। तो पाई r स्क्वायर कितना बचा ऊपर h माइनस 1r बचेगा बटे 3 बराबर 48,510 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ से हम देखिए h की जगह पर 2r लगा सकते हैं, क्योंकि h किसके बराबर है 2r के। तो यहाँ पे आप करिए पाई r स्क्वायर h की जगह लगा दो 2r और माइनस r अपॉन 3 बराबर 48,510। एलसीएम लेंगे तो पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूनी 6r में से 1r गया 5r अपॉन 3 बराबर 48,510 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। 5 से कट रहा है तो काट दो इसको, देखो 5 से कट जाएगा, 5 नीम 45, कितने बचे 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। लगभग इतना आ जाएगा 48,000 है, 9,702 आ जाएगा। अब बाकी को सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए हमें, तो जगह के लिए हम क्या करें, इसको ही हटा देते हैं, टोटल है ना। यहाँ जाइए आप, तो फाइनली हमारे पास पाई का मान लगा दीजिए 22/7 इंटू r स्क्वायर r क्यू हो गया r क्यू और बटे में कितना है 3 और बराबर कितना बचा 9702। 22 को काटिए 2 बार, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 हो गया, है ना। कितना बचा भाई, तो 88 और ये बचा 9 बचा 90 हो जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, फिर 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब कितना बचा, यहाँ बचा r क्यू और नीचे 7 हो गया 21, 7 हो गया 21 बराबर ये हो 441, 441 को तोड़ के लिखो 21 गुणा 21 और इस 21 का भी गुणा हो जाएगा, तो r क्यू बराबर 21 गुणा 21 और ये भी 21 पहुँच जाएगा तो 21, तो r क्यू बराबर ही हो गया 21 की पावर 3, तो r बराबर हो गया 21। r क्या आ गई 21 आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछी थी टोटल जो कमरा था उसकी हाइट, है ना, तो ये लगा दो यहाँ पे, तो h बराबर क्या था 2r, तो h बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू 21, तो h बराबर आ गई 42 मीटर हाइट, ठीक है 42 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। और सिर्फ बेलनाकार भाग की पूछता तो h में से r घटा देते, h में से 42 में से घटा दो 21, तो 21 ही आएगी क्योंकि h और r बराबर थे, ठीक है। इस तरीके से h बराबर 2r था ना, तो सही है 42 आंसर आ गया आपका, h की वैल्यू 42 आ गई। तो बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से मान के और जो वैल्यू गिवन थी उनको एक दूसरे में रखना था ध्यान से, ठीक है ना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए, तो इस तरीके से आपका बच्चा ये क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से एक समुद्र के तल के पास में, किनारे के पास में एक ही प्रकाश स्तंभ है। क्या है ये प्रकाश स्तंभ, किसे बोलते हैं, कह सकते हैं आप लाइट का खंबा है जिससे लाइट जलती है। लाइट ऊपर यहाँ पे लाइट लग रही होगी, वो प्रकाश दे रही होगी, तो इसे प्रकाश स्तंभ बोल दिया। अब प्रकाश स्तंभ की चोटी से देखा किसी ने कि ये समुद्र है, मान लो ये क्या है समुद्र है, इस समुद्र में 2 जहाज एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो मान लो एक जहाज ये रहा और एक ये जहाज ये रहा,
और ऊपर से देखने पर इन जहाजों के अवनमन कोण बन रहे हैं। अवनमन कोण कितने कितने 30 और 45 हैं। तो कोण बनेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेंगे ये, ठीक है। ये अवनमन कोण बन रहे हैं तो जमीन के समांतर कुछ इस तरीके से ये बनेंगे, ठीक है। एक 30 है और एक 45 है, तो ये वाला हो जाएगा 30 और ये वाला हो गया 45 डिग्री। अब ये समांतर इसके है, ये एक तिरक रेखा हो गई, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा फिर, और ये वाला टोटल 45 तो ये भी 45 हो जाएगा फिर, ठीक है, एक अंतर कोण होने की वजह से। अब ये दो जहाज हैं, ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है। तो दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी दे रखी है हमें, भाई खंबे के एक ही ओर हैं दोनों जहाज, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें गिवन है 50 मीटर। 50 मीटर है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो अब ये बोल रहे भाई साहब इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताओ, तो हमें तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है। कितनी है? h है। और ये वाली मान लेते हैं x, क्या, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो चित्र आपको बहुत बड़ा साफ सुथरा बनाना है कायदे से। जब भी कभी अवनमन कोण बने तो ऊपर से बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली चीज शो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। दिया है, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। दिया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 50 मीटर। माना BC बराबर x मीटर, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर था आपका ये गा 6 का गा। तो अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान समझिएगा। पहले आप ले लो इस वाले ट्राइंगल को, भाई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ये 90 है, तो ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए। तो यहाँ से देखेंगे ये 45 डिग्री का कोण है, यहाँ से देखेंगे तो लंब हमें निकालना है और आधार भी चाहिए। तो लंब और आधार किस में होते हैं? tan में होते हैं। तो लिखेंगे tan और कोण कितने का है? 45 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब यानी CD और आधार यानी BC। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CD की वैल्यू h है और BC की वैल्यू x है। x का गुणा 1 में कर दो तो x बराबर आ गया h, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार अब ले लो समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, समकोण त्रिभुज किसमें? ACD में। तो यहाँ कोण कितने दे रखा? 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर, अब इस लाइन को भूल जाओ, ये कुछ है बड़ा वाला त्रिभुज देखो। तो यहाँ से देखेंगे लंब ये और आधार होगा पूरा, तो लंब हो गया CD और आधार हो गया x प्लस 50 टोटल हो गया ना, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और CD की वैल्यू h है और ये x प्लस 50 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो x प्लस 50 का 1 में करेंगे तो x प्लस 50 और √3 का h में √3h हो गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? h, क्योंकि हमें h निकालना है, x से कोई मतलब नहीं है। तो x को यहाँ से हटाओ तो x की वैल्यू लगा दो h। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लगाओ भैया x की जगह h। तो h प्लस 50 बराबर √3h। h को बुला लो इधर, तो h है, या फिर ऐसा करो इस h को आप उधर ले जाओ। तो 50 तो इधर है ही, उधर √3h माइनस h। तो 50 बराबर h ले लिया कॉमन, तो √3 माइनस 1, इसको डिवाइड में ले आओ। तो 50 बटे √3 माइनस 1 बराबर h। परिमीकरण कर दो या यहीं छोड़ दो, आपका यही आंसर है। वैसे आप चाहे परिमीकरण कर सकते हैं। तो 50 √3 प्लस 1 ऊपर गुणा कर दो और नीचे ये पहले से है ही, नीचे भी √3 प्लस 1 से गुणा कर दो बराबर h। तो 50 √3 प्लस 1, नीचे एक बार जुड़ रहा है, घट रहा है, a² माइनस b²,
तो 3 - 1 बराबर h, तो h बराबर 50 √3 + 1/2, 2 से काट दो 25 बार, तो फाइनली h की वैल्यू आ गई 25 √3 + 1। और भी सॉल्व कर सकती हैं आप, √3 का मान लगा दो 1.732, तो 25 1.732 + 1, तो 25 × 2.732, फाइनली गुणा कर देना, जो भी आए उतने मीटर आपकी हाइट ऑफ लाइट पोल की आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो इजी था, नथिंग हार्ड, यही छोड़ सकते थे आप, लेकिन प्रूफ कराए तो फिर आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत इजी था। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल तो बहुत इजी होते हैं, बशर्ते आप उनका डायग्राम बहुत अच्छे से बना लें, और कुछ हार्ड भी नहीं है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत इजी होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घा। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, 4-4 नंबर वाले हैं बच्चों। 6 का घा प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं, जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में, क्या दे रखा है, 1500 से 2000, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500 होगा, क्योंकि 500 का अंतर है। ठीक है, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, और 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, इतना है। और लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या कितनी है, 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 74, 86, 74, 62, 68। ठीक है, इतना कुछ हमें दे रखा है। तो हमें दो चीज़ पूछी है, एक तो पूछा है माध्यिका और एक पूछा है बहुलक। दोनों के फॉर्मूले याद हो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पहले फॉर्मूले लिखूंगा। माध्यिका के लिए अगर मैं बात करूँ, माध्यिका जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F और इंटू H। और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2, ये कुछ करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, और H और होता है, आई थिंक इसमें एक H भी होता है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा मुझे H में सॉरी H और होता है H। तो पहले हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में। ठीक है, माध्यिका में आपको क्या करना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता, जब भी आपको माध्यिका निकालनी है तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, जब वर्गीकृत आंकड़े हों तब। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग, जो है इसको लिखेंगे एज इट इज 14 का 14, फिर इसमें इसको जोड़ते हैं, जो आएगा यहाँ लिखते हैं। तो 6 और 4 10 का 0, और 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, फिर इसमें जोड़ेंगे नीचे वाले को। 70 और 60 हो गया 130, में जोड़ेंगे 86 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और 6 6, 8 और 3 11, और 1 और 1 2, 116। फिर इसमें जोड़ेंगे इसको, तो 6 और 4 10 का 0, 7 और 1 8, और 1 हासिल 9 2 290। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, तो 0 और 2 2, 9 और 6 15 का 5, सॉरी 15 का 5, 2 और 1 3। फिर 68 को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 5 और 6 11, और 1 हासिल 12, और 3 और 1 420। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इसमें जो n है उसे देख लो, n कितना आएगा, तो ये जोड़ लो,
जोड़ कितना आएगा, वैसे हमें दे रखा है इसमें योग, कितनी लैंप थी, 400 थी, तो हम इनको जोड़ेंगे सबको तो 400 ही आएगा, n बराबर 400। तो हमें एक तो n/2 चाहिए, तो n तो है n/2 आ जाएगा, ठीक है, n तो है n/2 आ जाएगा हमारा। फिर हमें निकालनी है CF और F क्या होती है भाई, F इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो होगी F। तो सबसे बड़ी वैल्यू देख लो आप कितनी है इसमें, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है आपकी 86, तो ये हो गई आपकी F की वैल्यू। इसके सामने जाओ जस्ट, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये होती है CF संचयी बारंबारता। ये वैल्यू लेना बहुत जरूरी है, ध्यान से। सबसे बड़ी वैल्यू लैंपों की संख्या जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, उसमें F, उसके सामने जाओ संचयी बारंबारता में, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF होती है। F के जस्ट इधर आओ वर्ग अंतराल में, जो छोटी वैल्यू है ये तो होती है L, क्या होती है L, छोटी वाली वैल्यू, निम्न जो वैल्यू होती है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए अब, n/2 मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया, L मिल गया, H चाहिए। H होता है इनका डिफरेंस, 500 का अंतर है तो H की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माध्यिका के लिए वैल्यू लिख लो। पहले वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, L बराबर 500, n/2 कितना हो जाएगा, n/2, तो n आ रहा है 400, तो n/2 हो जाएगा 200। फिर चाहिए CF हमने लिख ली यहाँ से 130, और फिर चाहिए F हमारी 86 है, और H सब कुछ हो गया, बस अब वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वैल्यू कैसे लेते हैं ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। तो फॉर्मूला लगाइए अब सीधे माध्यिका को हम M से लिखते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। तो इसको हटा दें ज़रा थोड़ा सा, है ना, वैल्यू लगाते हैं ज़रा। तो भाई M बराबर L की वैल्यू 500, ठीक है, प्लस n/2 200 माइनस CF 130 बटे F 86 और इंटू H कितना है भाई, H है हमारा डिफरेंस, इनका 500 ही होगा। अरे यार L 500 क्यों होगा, L तो 3000 होगा ना, 3000 होता है भाई साहब, H हो गया 500, डिफरेंस जो होता है वो, तो यहाँ 3000 लगाओ और यहाँ लगेगा 500, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है बस। तो 3000 प्लस 200 में से 130 गए, कितना बचा भैया, 70 बटे 86 इंटू 500। अब काट पीट आप कर सकते हैं या एलसीएम ले लीजिए, कट रहा है तो अच्छी बात है, पहले गुणा बना कर लीजिए, ऐसा करिए। तो इधर आ जाती है, जगह नहीं है, हटा दूँ मैं। तो M बराबर 3000 प्लस 7 पंजे 35,000 बटे 86, काट सकते हैं आप, काटे तो कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 43 बार, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, इतना आ गया। और 43 से कटेगा नहीं आई थिंक, अब तो गुणा बढ़ाई करना बाकी है। तो M बराबर 43 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12 ओके। और फाइनली इतना, और प्लस 17500 डिवाइड बाई 43, डिवाइड आप कर लीजिएगा, मैं बस सॉल्व करता हूँ हल्का सा इसको क्योंकि टाइम लगेगा। तो 0 0 0 0, ठीक है, जोड़ेंगे जब इसको नीचे रख के, तो 0 0, अब ये 0 और 5 5, 7 और 9 हो गया आपका 16, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, हासिल 4, और 1 का 1, डिवाइड बाई 43 से डिवाइड दे दीजिएगा, आपका M आ जाएगा, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था। अब इसको बताएंगे बहुलक के ऊपर। बहुलक का आपको फॉर्मूला मैंने भी लिखाया भी था, वही बहुलक पता होना चाहिए, और सबसे मैंने उसकी वैल्यू कैसे निकालते, भाव दे लीजिएगा जरा, है ना, आंसर आपका आ जाएगा। बहुलक का जो फॉर्मूला था वो ये था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या होता है, F क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे निकालेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं F1 के बारे में, F1 क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, F1 निकालेंगे। तो F1 भी वही होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो F1 होता है, 86, तो ये हो गई F1, ठीक है, ये हो गई F1। इससे ऊपर वाली होती है F0, इसके बाद वाली होती है F2,
ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता बहुलक में, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने माध्यिका के लिए निकाला था। सबसे बड़ी वैल्यू F1, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। F1 के जस्ट सामने जाएंगे, इसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो L होती है, H डिफरेंस 500 होता ही है सीधे। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। L बराबर कितना, 3000 ही लगेगा, ठीक है। F1 86, F0 60, F2 74, ठीक है, सब कुछ आ गया। H 500, तो लगा दो बहुलक बराबर L की वैल्यू 3000 प्लस F1 की वैल्यू 86 माइनस F0 की वैल्यू 60, ठीक है, अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू 86 माइनस F0 की वैल्यू 60 माइनस F2 की वैल्यू 74, ठीक है, और इनटू में H और है भाई, कितना है 500। सॉल्व कर लो बस। तो फाइनली ये हो गया आपका 3000 प्लस 86 से 60 जाएगा तो ये आपका बचेगा 26 बटे 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, माइनस इन्हें जोड़ेंगे 4 7 और 6 13 और इनटू ऊपर 500 हो रहा है आपका, ठीक है। तो काट पीट करने से पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3000 फाइनली 26 गुणा 500, गुणाई कर लो भाई, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, तो फाइनली इतना आ जाएगा। और नीचे 172 से 34 से घटाओ तो 12 से 4 गया 8, नहीं 12 से 4 जाएगा तो हाँ 8 ही आएगा, 12 से 4 गया तो 8 आएगा। यहाँ बचा आपका 6 से 3 जाएगा 3 और 1 से 1 गया 0, इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम वेलसीएम ले लो, काट पीट कर लेना, है ना, काट लो, काटना चाहो तो यहीं पे से 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 से काटोगे 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, इतना आ गया 6500। तो 3000 प्लस 6500 बटे 19, 19 3 57, 1000 प्लस 6500 बटे 19, यहाँ भी आप भाग दे लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी जोड़ेंगे आप इसको तो 0 0 और 5 और 7 और 6 13, 5 और 1 6, इतना बटे 19, भाग ले लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा बहुलक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने थे। तो एक सवाल में यहाँ पर 2 चीज़ें पूछ ली थी, एक बहुलक और एक माध्यिका, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो वैल्यू लेते हैं हम, कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, आपका ये भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपके इस तरीके से 6 खंड, छठवां जो खंड था ये भी आज समाप्त हो गया। 4 नंबर वाले सवाल थे, आज हमने पूरा 6वां खंड करा दिया एक ही वीडियो में, अच्छा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 चौक 16 नंबर के सवाल हो गए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, बस इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो यार, और फॉर्मूले याद करो, पेपर मस्त होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो। थैंक यू बच्चा।